विद्वान देसाई शिवानी और आज हम कंपनी लॉ का जो है फोर्थ जो है क्लास कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सारा रोटेशन नॉन रोटेशन और सेक्शन 150 वगैरह है, वही बीच बीच में तोड़ मरोड़ के सेक्शंस रखे हैं। ठीक है, वो चीज। एंड सेकेंडली, अगर आपको चैनल हेल्पफुल लग रहा है, इफ यू फाइंड द चैनल हेल्पफुल, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज शो योर सपोर्ट बाय प्रेसिंग द लाइक बटन। अब करते हैं हम स्टार्ट सेक्शन 150 से। मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो आईडी का मतलब क्या हो गया? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, राइट। तो मैनर किस तरीके से सिलेक्शन होगा, सिंपल बताती हूँ। पहले एक डेटा बैंक है, एक डेटाबेस है, जैसे कि हम आईबीसी में पढ़ते हैं, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में। एक डेटा बैंक होता है प्रोफेशनल्स का, वहां से वो जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो है सिलेक्ट करते हैं कि कौन सा होना चाहिए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है यहाँ से सिलेक्ट होते हैं एक डेटा बैंक से। ठीक है, और उसके बाद जो है वो कंपनी जो है डिक्लेरेशन देती है कि हाँ ये डायरेक्टर है और ये इंडिपेंडेंट है, दैट्स इट। और जनरल मीटिंग में उसको अप्रूव कर दिया जाता है और डिस्क्लोजर दे दिया जाता है, सिंपल। अब हम इसको पढ़ते हैं सेक्शन 150। तो सेक्शन 150 इज डेटा बैंक of independent director. The manner of selection of independent director and maintenance of data bank of independent director. Selection कहाँ होगा? Company select independent director from data bank of person who are eligible and willing to act as an independent director. तो कहाँ से जो है डेटा बैंक से जो है वो देखती है। दूसरा मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक। डेटा बैंक को मेंटेन कौन करता है? तो कोई भी बॉडी, इंस्टीट्यूट, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट चार्टर्ड्स को बॉडी और एसोसिएशन एज मे बी नोटिफाइड बाय सीजी। तो बॉडी, इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन नोटिफाई जो है सीजी के द्वारा। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्सन फॉर डेटा बैंक। तो अगर डेटा बैंक में सिलेक्ट करना, ड्यू डिलिजेंस की ये पर्सन इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ये चीज चेक करना है। अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट, जनरल मीटिंग में अप्रूवल होता है। डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होता है कि यस ये पर्सन जो है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है ना। और नॉन एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 8, जिसने डिफॉल्ट ना करा हो अंडर सेक्शन 137 और 92 के अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न के अंदर अगर जो है कोई डिफॉल्ट ना करा हो, तो उस पे ये सेक्शन 150 का जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो नहीं लगता है। अब यहाँ पे एक क्रक्स निकला है। जब हमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन सेक्शन 8 कंपनी पे लगता ही नहीं था, तो डेटा बैंक का भी नहीं लगेगा। तो सेक्शन 8 प्लस अंडर सेक्शन 137-92 नॉट एप्लीकेबल टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। पिक्यूनरी रिलेशन क्या है? नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी, जिसका 137 और 92। पिक्यूनरी रिलेशन कहाँ पढ़ा था? जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पिक्यूनरी रिलेशनशिप पढ़ रहे थे, जो कंडीशंस थी उसमें जो है एक गवर्नमेंट कंपनी आई थी जिसपे पिक्यूनरी रिलेशन जो है वहां चेक नहीं करी जाती। ये वाला जो क्लॉज होता है इंडिपेंडेंस का, गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर 137 और 92 में डिफॉल्ट ना कराओ। ठीक है ना। सेक्शन 165 क्या है? नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप। जैसे ऑडिटर एक नंबर ऑफ ऑडिट ले सकता है, तो ऐसे डायरेक्टर भी नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप अलग अलग जगह होल्ड कर सकता है, तो वो स्पेसिफाइड है। तो अगर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों को ऐड कर देना, तो मैक्सिमम 20 जो है वो ले सकता है, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ऑल्टरनेट मतलब नॉमिनी डायरेक्टर बन गए, एडिशनल डायरेक्टर बन गए, ये सब डायरेक्टर। ठीक है, तो सबको ये नहीं है कि सब होल टाइम डायरेक्टर ही होंगे, ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप भी इंक्लूड करी जाएंगी इस 20 की लिमिट में। नाउ डायरेक्टरशिप ऑफ पब्लिक कंपनी। तो डायरेक्टरशिप ऑफ पब्लिक कंपनी, एक पब्लिक कंपनी की कितनी ले सकता है? 10 डायरेक्टरशिप ले सकता है, इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ठीक है। नाउ पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी इज, जो पब्लिक कंपनी होती है, दूसरा उसकी सब्सिडरी और उसकी होल्डिंग भी पब्लिक कंपनी की, पब्लिक कंपनी के ही आएगी, मतलब उसको भी पब्लिक कंपनी कंसिडर करा जाएगा। सो पब्लिक कंपनी के केस में 10 और पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलाकर विद ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप जो है वो 20 की लिमिट होगी। नाउ डायरेक्टरशिप ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 8, अगर सेक्शन 8 के अंदर है तो नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, और जिस कंपनी ने डिफॉल्ट ना करा हो अंडर सेक्शन 137 और 92 उसको एक्सक्लूड रखा जाएगा।
और डायरेक्टरशिप ऑफ डोरमेंट कंपनी को भी एक्सक्लूड रखा जाएगा ये 20 वाली लिमिट से, राइट। तो डोरमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी जो है एक्सक्लूडेड है, ठीक है। और सेक्शन 8 कंपनी ने डिफॉल्ट ना करा हो अंडर सेक्शन 137 और 92। मेंबर्स में पास एसआर लेसर नंबर ऑफ आर कंपनीज। अगर किसी कंपनी में एसआर पास हो रखा है कि हम उसी डायरेक्टर को डायरेक्टरशिप देंगे जिसने कम डायरेक्टरशिप ले रखी हो, लेसर कितना भी 20 से लेस या 10 से लेस जो भी है, जो भी क्लॉज डालें तो वो भी इम्पोज हो सकता है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। इफ डायरेक्टरशिप एक्सीड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कंपनीज, नंबर स्पेसिफाइड है 20 पब्लिक और प्राइवेट मिलाकर, लेकिन उससे एक्सीड करती है। अब एक्सीड कब करेंगी, ये बिफोर कंपनीज एक्ट 2013 कोई लिमिट ही नहीं थी कि आपको कितने डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकते हो, तो ये कमेंसमेंट बिफोर कमेंसमेंट ही एक्सीड कर सकती थी। अब उसके बाद अगर कोई कंपनी फॉर्म हुई है या कोई उसके बाद डायरेक्टर बना है तो वो एक्सीड कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो विद इन 1 ईयर, तो जब कमेंस आया था, जब प्रोविजंस लगे थे कंपनीज एक्ट 2013 के, उसके विद इन 1 ईयर, ठीक है, तो डायरेक्टर को क्या करना था, चूज द कंपनी विच ही विशेस टू कंटिन्यू, ठीक है। इसमें उसको डायरेक्टरशिप कंटिन्यू करनी है या तो वो उसको खुद ही चूज कर ले और रिजाइन कर दे रिमेनिंग में से, ठीक है ना। और इंटीमेट करे अब उसकी चॉइस की सारी कंपनीज को कि मैं आपकी कंपनी में रहना चाहता हूँ या मैं आपकी कंपनी से जाना चाहता हूँ, और आरओसी को भी, उन सब कंपनी के आरओसी और कंपनी को इंटीमेट करना है और चूज करके रिजाइन भी कर देना है अगर उसकी डायरेक्टरशिप ज्यादा है तो। इफेक्ट ऑफ रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन हुआ तो क्या इफेक्ट होगा, तो अंडर सेक्शन 165 सबसेक्शन 3 के अंदर क्या, इफेक्टिव इमीडिएटली ऑन डिस्पैच, जैसे ही नोटिस डिस्पैच होता है, ठीक है, उसने नोटिस दिया कि हाँ मुझे डायरेक्टरशिप छोड़नी है, इमीडिएटली रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा, ठीक है। नॉट टू एक्ट एज डायरेक्टर इन मोर देन स्पेसिफाइड नंबर आफ्टर डिस्पैच हिज रेजिग्नेशन, वो डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं करेगा, डायरेक्टर की तरह एक्ट नहीं करेगा जैसे उसने रेजिग्नेशन डिस्पैच करा तब, या आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, एक्ट को कमेंस हुए 1 ईयर हो चुका है या तो तब, या विच एवर इज अर्लियर, या तो रेजिग्नेशन या 1 ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एक्ट, विच एवर इज अर्लियर। नाउ पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन, अब पनिशमेंट क्या होगा, पनिशमेंट होगा 5000 रुपीज पर डे, तो मतलब आफ्टर 1 ईयर जो है 5-5 हजार रुपए पर डे के हिसाब से, अगर आपने एक्सीड कर रखे हैं, आपकी डायरेक्टरशिप एक्सीड हो रखी है तो वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट। नाउ सेक्शन 162 क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली, ठीक है। तो 162 में, सेक्शन 162 में क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर टू बी वोटेड ऑन इंडिविजुअली, सिंगल रेजोल्यूशन इज अलाउड फॉर अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर इफ, अगर सिंगल रेजोल्यूशन अलाउड है, अगर हम अपॉइंट करते हैं एक या एक से ज्यादा, सिंपल सेक्शन 162 एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। उसके अंदर क्या दे रखा है कि अगर आपको एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, हिंदी में समझाती हूँ पहले, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो आप एक रेजोल्यूशन पास करोगे, ठीक है, और उस डायरेक्टर को डायरेक्टर बना लोगे। अब यहाँ पे आपको पूरा स्लॉट मिला हुआ है कि 3-4 डायरेक्टर्स को जो है ना आपको अपॉइंट करना है, तो आप अगर 4 डायरेक्टर को अपॉइंट करना तो आप 4 रेजोल्यूशन पास करोगे। तो कंपनी ने कहा यार 4 रेजोल्यूशन क्यों पास करें, एक सिंगल रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं कि हम इन 4 डायरेक्टर को एक ही रेजोल्यूशन में पास करेंगे, ठीक है। तो कंपनी पहले एक रेजोल्यूशन ऐसा पास करती है कि हम मोर देन 2 जो है, मतलब 2 और मोर जो है डायरेक्टर, ठीक है, मतलब मोर देन 1, एक से ज्यादा डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे एक रेजोल्यूशन से, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, और उसमें भी क्या होना चाहिए, नो वोट कास्ट अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन। अब नो वोट कास्ट अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन को आप मिसअंडरस्टूड मत करना यूनानिमस रेजोल्यूशन से। यूनानिमस क्या होता है कि सारा 100% फेवर में आया। नो वोट कास्ट अगेंस्ट, अगर 10 मेंबर्स हैं तो 10 में से या तो 10 ने वोट कास्ट करा फेवर में, तो उसको कह देते हैं हम यूनानिमस रेजोल्यूशन। लेकिन इसमें नो वोट कास्ट अगेंस्ट सिंगल रेजोल्यूशन, मतलब 10 मेंबर है, 10 में से 7 ने वोट करा और 7 ने फेवर में वोट करा, और 3 लोगों ने वोट ही नहीं करा, मतलब वो प्रेजेंट थे पर उन्होंने वोट नहीं करा, ठीक है। तो उसको कहेंगे नो वोट कास्ट अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन। तो कोई वोट तो कास्ट नहीं हुआ, लेकिन 100% लोग जितने भी प्रेजेंट थे उन्होंने वोट भी नहीं करा, तो उसको कहेंगे नो वोट कास्ट अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन, ठीक है। तो यूनानिमस रेजोल्यूशन नहीं है ये, ठीक है। नाउ
बिफोर पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन, एक सिंगल रेजोल्यूशन पास करने से पहले कि हमें जो है क्या नाम है मल्टीपल डायरेक्टर्स को जो है एक सिंगल रेजोल्यूशन से पास करना है, तो वो एक नो वोट कास्ट अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन, एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और कोई वोट जो है उसके अगेंस्ट कास्ट ना किया गया हो तो जो है मतलब मल्टीपल डायरेक्टर, मोर देन वन डायरेक्टर एक सिंगल रेजोल्यूशन से पास हो सकते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो सिंस सिंगल रेजोल्यूशन इज अलाउड फॉर अपॉइंटमेंट एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर डायरेक्टर इफ बिफोर पासिंग अ सिंगल रेजोल्यूशन नो वोट कास्ट अगेंस्ट सच रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट कोई वोट कास्ट ना किया हुआ। If no vote is cast against such a single resolution and has not been passed, अगर कोई वोट उसके अगेंस्ट कास्ट नहीं करा गया है, ठीक है ना, और सिंगल रेजोल्यूशन इफ नो वोट इज कास्ट अगेंस्ट सच सिंगल रेजोल्यूशन एंड हैज बीन पास, सच अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड। अब अगर जो है वो क्या नाम है रेजोल्यूशन ही पास नहीं हुआ और उन्होंने सिंपल क्या करा, एक फर्स्ट रेजोल्यूशन पास करा कि हम जो है मोर देन वन, उससे पहले जो रेजोल्यूशन पास होना था कि हम मल्टीपल डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे एक रेजोल्यूशन से, ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास नहीं करा, सीधा एक रेजोल्यूशन पास करा कि हाँ हम चारों डायरेक्टर को एक ही रेजोल्यूशन में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो सीधा वो वाला रेजोल्यूशन पास कर दिया। ठीक है, तो अगर ऐसा करा उससे पहले जो क्या नाम है रेजोल्यूशन पास करे तो क्या होगा, सच अपॉइंटमेंट शैल बी वॉइड, तो वो अपॉइंटमेंट वॉइड होगी। एंड प्रोविजन अंडर सेक्शन 152 सबसेक्शन 7 विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट शैल नॉट अप्लाई। और जो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट होती है ना कि आप हाँ ठीक है आप ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट हो जाते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है क्या हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं होगा ना। अब सेक्शन जो है 162 जो जो क्या नाम है मोर देन वन डायरेक्टर सिंगल रेजोल्यूशन वाला है, वो अप्लाई नहीं होता है प्राइवेट कंपनी जिसने डिफॉल्ट ना करा हो 137 सबसेक्शन 137 और 92 सेक्शन के अंदर। गवर्नमेंट कंपनी इन विच इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी, एसजी, सीजी और एसजी, और उसने भी डिफॉल्ट ना करा हो अंडर सेक्शन 137 और 92 के अंदर। तो गवर्नमेंट कंपनी जिसकी इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल किसके पास हो, सीजी, एसजी या दोनों सीजी और एसजी मिलाकर, होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, और इस गवर्नमेंट कंपनी की होली ऑन सब्सिडरी उसके पास, प्लस नो डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 137 एंड 92। 137 और 92 के अंदर इसने भी मतलब इन तीनों कंपनी ने अंडर सेक्शन 137 और 92 के अंदर कोई डिफॉल्ट ना करा हो, और ये लगता है प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी जो कि इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल किसकी है, सीजी, एसजी या दोनों की, और होली ऑन सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी, राइट। अब बात जाते हैं हम यहाँ, ये है इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा, दैट इज रोटेशन एंड नॉन रोटेशन डायरेक्टर। ठीक है, तो अभी इस वाले लेक्चर के अंदर पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो यूनानिमस रेजोल्यूशन वाली जो मैंने आपको बताई थी कि नो वोट कास्ट अगेंस्ट द फेवर कहेंगे उसको यूनानिमस रेजोल्यूशन पेपर में मत लिख कर आना। एंड सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 एंड 7 ये जो है रोटेशन एंड नॉन रोटेशन डायरेक्टर्स का है, ये इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको समझ लेते हैं। In calculation of rotational director TNOD exclude independent director, ठीक है ना। तो अगर जो है रोटेशनल डायरेक्टर, अब जब हमने पहले इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब हम रोटेशनल डायरेक्टर्स जो कैलकुलेट करते हैं ना, तो हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स में से एक्सक्लूड कर देते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हटा देते हैं, वो जो 1/3 था ना टोटल नंबर में से उसको हटा दिया, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने भी हैं, मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने पास होंगे, 2, राइट, ये ठीक है ना। तो इफ कैलकुलेशन ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर इन कैलकुलेशन, तो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर एक्सक्लूडेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर को क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर से। रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, रोटेशनल डायरेक्टर कैसे करे जाएंगे, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो 2/3 जो है वो रोटेशनल होंगे और जो 1/3 होगा जो रिमेनिंग होगा वो नॉन रोटेशनल होंगे, और उसके अंदर से टोटल नंबर में से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम ऑलरेडी हटा चुके हैं, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर है ये लेस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे,
ठीक है ना। और रोटेशनल डायरेक्टर कहाँ जो है रोटेट कहाँ होंगे, जनरल मीटिंग में होते हैं, क्योंकि डायरेक्टर का टेन्योर होता है ये एक जनरल मीटिंग से दूसरी जनरल मीटिंग तक। नॉन रोटेशनल डायरेक्टर क्या होते हैं, अदर देन रोटेशनल डायरेक्टर, जो मैक्सिमम कितने होंगे, 1/3। नाउ मैनर क्या होगा, जनरल मीटिंग और एज पर द आर्टिकल। नॉन रोटेशनल का जो अपॉइंटमेंट होगा एज पर द आर्टिकल या जनरल मीटिंग में होंगे। However, article may provide that all directors shall retire in every general meeting। और हो सकता है कि आर्टिकल ये भी कहे कि जितने भी डायरेक्टर्स है ना उन सबको रिटायर होना है। ठीक है, तो आर्टिकल एक ये एडिशनल कंडीशन लगा रहा है जो कि लॉ में नहीं है, राइट। नाउ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर, रिटायर कैसे होंगे, तो अब है 1/3 और नियरेस्ट जो है रोटेशनल डायरेक्टर। 2/3 डायरेक्टर के अंदर में से 1/3 जो है वो रिटायर होंगे रोटेशनल डायरेक्टर। ठीक है, हु शैल रिटायर, अब रिटायर, अब उस वो 1/3 कैलकुलेट कैसे होंगे, उनको कैसे देखा जाएगा, जो फीफो बेसिस पे होंगे, मतलब जो सबसे पुराने डायरेक्टर होंगे जिनका टेन्योर सबसे लंबा होगा वो। एज पर द एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मतलब दो या दो से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट हुए सिंगल डे में, आज जो है दो या दो से ज्यादा, तो वो जब रिटायर होंगे अगर फीफो बेस पे भी तो उनका सेम टेन्योर होगा, तो उसको एज पर द एग्रीमेंट की पहले कौन जाएगा और बाद में कौन जाएगा। और एज पर ड्रॉ ऑफ लॉट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है ना तो हम जो है पर्ची निकाल लेंगे, ड्रॉ ऑफ लॉट हो जाएगा, तो उसके हिसाब से रिटायर होंगे। तो आप क्या अभी तक क्या समझा कि जब हम टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो लेते हैं रोटेशनल वाले में, तो उसमें से हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पहले हटा देते हैं, उसके बाद जो है टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आता है, उसमें से 2/3 जो है हमेशा रोटेशनल होने चाहिए और 1/3 जो है नॉन रोटेशनल होंगे। अब उस 2/3 में से जो रोटेशनल है उसमें से 1/3 क्या होंगे, रिटायर होंगे। और रिटायर किस बेसिस पे होंगे, या तो फीफो या एग्रीमेंट या ड्रॉ ऑफ लॉट, तीनों में से कोई भी ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। नाउ विकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर, अब रिटायर जो ऑडिटर हुआ है उसका ऑफिस क्या हो जाएगा, विकेट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम उसको कैसे फिल करेंगे, जो जो रिटायर हुआ है, या तो हम उसको रीअपॉइंट कर लेंगे, ठीक है ना, तो डायरेक्ट जो है डायरेक्टर क्या हो गया, रीअपॉइंट हो गया, या फिर अदर पर्सन जो है कोई और उसकी जगह अपॉइंट कर लेंगे, या नॉट टू रीअपॉइंट रिटायरिंग ऑडिटर ऐसा रेजोल्यूशन पास कर देंगे। ये सब चीजें सुनी सुनी सी लग रही है, ऑडिटर के केस में भी होता है, जब हम आईबीसीसी में भी कंपनी ऑडिट पढ़ते थे या इवन फाइनल में भी जब हमने कंपनी ऑडिट पढ़ी थी, तो रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग ऑडिटर अदर पर्सन इन प्लेस ऑफ सच ऑडिटर एंड नॉट टू रीअपॉइंट द एसआर जो है पास होगा, नॉट टू रीअपॉइंट द रिटायरिंग ऑडिटर। ओह शिट, और देखो मैंने यहाँ पे ऑडिटर लिख दिया जबकि यहाँ पे डायरेक्टर होगा, राइट। तो ये चीज जो है वो गलती हो गई है, तो यहाँ पे इसको कट करके ना ये डायरेक्टर होगा। नाउ position where vacancy not filled at AGM and meeting has not resolved। ठीक है, तो वो पोजीशन जहां पे वेयर वैकेंसी इज नॉट फिल्ड एट एजीएम, एजीएम पे वैकेंसी जो है वो फिल नहीं हुई है एंड मीटिंग हैज नॉट रिजॉल्व्ड, और मीटिंग रिजॉल्व नहीं है, मतलब एजीएम पे आपको जो है वो वैकेंसी फिल करनी थी, आप करी नहीं, तो एडजर्न एजीएम होती है, तो यही है कि मीटिंग हैज नॉट रिजॉल्व मतलब एडजर्न हो गई है। नाउ स्टेज 1 क्या है, अगर पहला प्रेफरेंस क्या होगा, जब अगर एडजर्न हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, सेम डे टाइम और प्लेस नेक्स्ट वीक। तो एडजर्न जब होगी तो वो नेक्स्ट वीक के लिए होगी, अगर नेक्स्ट वीक है हॉलीडे, सेम डे सेम टाइम प्लेस पर अगर हॉलीडे है तो हम उसको नेक्स्ट डे कर देंगे। तो इन सच इफ सच डे इज नेशनल हॉलीडे देन टू द नेक्स्ट डे विच इज नॉट अ हॉलीडे। नाउ स्टेज टू क्या है, if at adjourned AGM vacancy is not filed, automatic a deemed reappointment of retiring auditor at adjourned AGM। अगर जो है एडजर्न एजीएम पे भी वैकेंसी फिल नहीं करी तो उसको डीम रीअपॉइंटमेंट मान लेंगे कि अपने आप ही रीअपॉइंट हो गया है, ठीक। सो नो ऑटोमेटिक एंड डीम रीअपॉइंटमेंट इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में जो है ऑटोमेटिक और डीम रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी, तो वो कौन कौन से केसेस हैं, रेजोल्यूशन फॉर रीअपॉइंटमेंट की जो है लॉस्ट हो गया है, ठीक है, तो ये कॉस्ट नहीं है, ये लॉस्ट है, ये एल है, मैं एल ऐसा बनाती हूँ। तो रेजोल्यूशन क्या हो गया है, वो लॉस्ट हो गया है। रिटायरिंग डायरेक्टर गिवन अ नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस, ठीक है, वो अनविलिंग है, एंड रिटायरिंग डायरेक्टर जो है डिस्क्वालीफाई है और ओआर और एसआर जो है रिक्वायर्ड है, और 2 और मोर डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय अ सिंगल रेजोल्यूशन इन कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 162 में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसका कॉन्ट्रावेंशन हो गया, या तो ये, या फिर
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड है अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब ऑटोमेटिक नहीं होगी, अपने आप नहीं होगी। नाउ रिटायरिंग ऑडिटर जो है, रिटायरिंग डायरेक्टर जो है वो डिस्क्वालीफाई, या तो डिस्क्वालीफाई या अनविलिंग, या जो है रेजोल्यूशन क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। नाउ ORSR रिक्वायर्ड एंड 2 और मोर कॉन्ट्रावेंशन हुई है सेक्शन 162 की, ठीक है। तो सेम जो है ऑडिटर के केस में भी होता है, ठीक है। नाउ consequences where AGM is not held up to last due date। अगर लास्ट ड्यू डेट जो भी ड्यू डेट थी कि AGM हेल्ड होनी थी इस दिन, राइट, उस दिन नहीं हुई है, तो वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ ऑल द डायरेक्टर हु इज लायबल टू रिटायर एट द AGM, जिनको AGM पे रिटायर होना था वो सारे के सारे का ऑफिस विकेट मान लिया जाएगा, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल सेक्शन 152 6 और 7 जो रोटेशन और नॉन रोटेशन वाले हैं वो नहीं लगेंगे। किस पे नहीं लगेंगे, पहले इससे पहले एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो किस पे नहीं लगता, सेक्शन 8 कंपनी जिसने डिफॉल्ट ना करा हो अंडर सेक्शन 137 एंड 92 के अंदर, ठीक है। डेटा बैंक इस पे नहीं लगता, सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। और नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोटेशन और नॉन रोटेशन किस पे नहीं लगती, प्राइवेट कंपनी पे नहीं लगती है, गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगती है। सेक्शन 137 एंड 92 अगर उन्होंने डिफॉल्ट ना करा हो गवर्नमेंट कंपनी ने, ठीक है। नॉट लिस्टेड कंपनी, अगर वो लिस्टेड कंपनी नहीं है तो, और लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल जो है CGSD या बोथ के पास है। तो नो डिफॉल्ट, नॉट लिस्टेड एंड लेस देन 51% जो है वो गवर्नमेंट कंपनी, उस पर रोटेशन एंड नॉन रोटेशन नहीं लगता। एंड सब्सिडरी ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनी जिसने फिर डिफॉल्ट ना करा हो 137 और 92 के अंदर, ठीक है। अब एक और चीज, हमने डायरेक्टर करे थे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टरशिप्स कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, उसमें क्या एक्सक्लूडेड था, सेक्शन 8 कंपनीज, और जिसने डिफॉल्ट ना करा हो 137 और 92 के अंदर, और डोमेन कंपनी, उसमें वो दो चीजें। तो ये सब चीजें ना एक बार या तो चार्ट बना लो कि नॉन एप्लीकेबिलिटी किस सेक्शन की क्या है, तो वो एक अलग से एक चार्ट बन जाएगा, राइट। अब अभी तक के लिए तो इतना ही, ये हो गया यहाँ पे खत्म, राइट। ये खत्म, इसके बाद जो का जो होगा वो नेक्स्ट जो है लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच, एंड इफ यू फाइंड द चैनल हेल्पफुल देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।